सेमेस्टर 2 मेजर 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो आइए जानते हैं कि कनिष्क की क्या उपलब्धियां थी। कनिष्क कनिष्क क्या था? तो कुषाण वंश का एक सर्वश्रेष्ठ राजा था। उनके विषय में इतिहासकारों का मतभेद है कि मार्शल स्मिथ जैसे इतिहास उसके राज्यारोहण की तिथि 125 ईस्वी के आसपास मानी है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका शासन 78 से 101 ईस्वी के मध्य था। कुछ इतिहासकार जैसे कि मार्शल और स्मिथ का मानना है कि जो कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, इनका शासनकाल कब रहा था? तो 125 ईस्वी के आसपास रहा था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 78 से 101 ईस्वी के मध्य था, यानी इसके बीच था। कनिष्क के शासनकाल को कुषाण वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब जानते हैं कनिष्क के विजय कार्य। कनिष्क एक महान विजेता था। कनिष्क कौन था? एक महान विजेता तथा प्रसिद्ध शासक था। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का बड़ा भाग, पार्थिया, बैक्ट्रिया और पंजाब के कुछ हिस्से भी शामिल थे। कनिष्क कौन था? कनिष्क एक ऐसा शासक था, एक महान शासक था, और उन्होंने अपने शासनकाल में अफगानिस्तान, सिंध का बहुत बड़ा भाग, पार्थिया और बैक्ट्रिया, पंजाब जैसे बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। सिंहासन बैठने के बाद ही कनिष्क ने अपने साम्राज्य की तीव्रगति से विस्तार किया, और जब से ये सिंहासन पर बैठा तब से अपने साम्राज्य को क्या किया? बहुत जल्दी ही इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि कनिष्क ने प्रारंभ में कश्मीर पर चढ़ाई की और उस पर अपना अधिकार कर लिया, और अधिकार कर लेने के बाद कनिष्कपुर नामक से नगर बसाया। ऐसा माना जाता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था और वहां के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को अश्वघोष को पेशावर ले गया था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर हमला किया और वहां के प्रसिद्ध जो बौद्ध के विद्वान थे अश्वघोष को कहाँ ले गया था? पेशावर ले गया। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि चीन के साम्राज्य से थी। काशनगर, खोतान और यारकंद जैसे प्रदेशों पर उनका अधिकार था। ये सभी क्षेत्र पहले चीन के अधीन थे, लेकिन बाद में ये किसके अधीन आ गया था? कनिष्क के अधीन आ गया था। कनिष्क ने प्रसिद्ध चीनी सेनापति पान चाउ के साम्राज्य का विस्तार को रोका। उसने अपना एक दूत चीनी सेनापति के पास भेजा और चीनी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन चीनी सेनापति जो था इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया। जब यह समाचार कनिष्क को मिलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और अपने 10,000 अश्वारोहियों के साथ, अनेक घोड़ों के साथ अपने सेनापति को चीन भेजकर युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इस युद्ध में कनिष्क को पराजय मिलती, यानी हार हो जाती है, किंतु बाद में पान चाउ के मृत्यु के पश्चात कनिष्क को विजय प्राप्त हुई। उसने काशनगर, खोतान और यारकंद प्रदेशों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। पान चाउ का पुत्र पांचांग से पराजित हुआ था। अब जानते हैं कनिष्क की शासन प्रणाली। कनिष्क के समय शासन प्रणाली के बारे में हमें मध्य एशिया से पुरातात्विक उत्खननों से जानकारी मिलती है। इन प्रमाणों से पता चलता है कि कनिष्क ने अपने राज्यों में क्षत्रप प्रणाली अपनाई थी। कनिष्क का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसने पूरे राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। प्रत्येक प्रांत का शासन अधिकारी को सौंपा जाता था, जिसे क्षत्रप कहा जाता था। कई प्रांतों पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों को महाक्षत्रप किया जाता था। ये सभी अधिकारी राजा के सीधे अधीन होते थे। जो छोटे छोटे प्रदेश थे वहाँ क्षत्रप बैठाए गए, और उन सभी क्षत्रपों को राज करने के लिए, एक बड़े प्रदेशों के लिए महाक्षत्रप का नियुक्ति किया जाता था, जो सीधे महाराजा के अधीन होते थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कनिष्क ने अपने राज्यपाल नियुक्त किए थे,
जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में इसी छत्र प्रणाली के माध्यम से शासन किया जाता था, जिससे पूरे साम्राज्य में नियंत्रण बना रहता था। कनिष्क की शासन व्यवस्था का स्वरूप मुख्य रूप से सैनिक था, यानी वहाँ की शासन व्यवस्था किसके अधीन था? तो सैनिकों के अधीन था। प्रशासन में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी समय से सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें छोटे राजा के अधीन रहकर अपने बड़े क्षेत्रों पर शासन करते थे। कनिष्क के शासनकाल में राजा को देवता के समान मानने की परंपरा भी शुरुआत हुई। इसे राजा का देवीयकरण कहा जाता था। बाद के काल में, विशेष रूप से गुप्त काल में, इस परंपरा को और अधिक विकास हुआ। बौद्ध धर्म। बौद्ध परंपराओं के अनुसार प्रारंभ में कनिष्क एक कठोर और हिंसक स्वभाव का था। यानी सबसे पहले जो कनिष्क था वो कैसा था? बहुत ही कठोर और हिंसक स्वभाव का था। राजा है तो वो जरूर हिंसक स्वभाव का है, तभी तो राजा वो बना है, तो पूरा हिंसक स्वभाव का था। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके स्वभाव में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके स्वभाव में, कनिष्क के स्वभाव में बहुत बड़ा ही परिवर्तन आ गया था। कहा जाता है कि अश्वघोष और मातृचेट जैसे विद्वानों के प्रभाव में आकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जो अश्वघोष और मातृचेट विद्वान थे, ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। जब इनके प्रभाव में कनिष्क आया तो कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसका भी प्रचार भी किया कनिष्क ने। और सबसे पहले कनिष्क ने कश्मीर में विशेष रूप से प्रचार किया था। वहाँ कई बौद्ध विहार भी बनवाए। उसने पुरुषपुर में लगभग 400 फुट और 13 मंजिला एक विशाल स्तूप यानी कि टावर का भी निर्माण करवाया था। और उसके पास ही एक संघाराम यानी बौद्ध के लिए एक मठ तैयार करवाया था। और बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को पराजित किया और उससे ही बहुत धन मांगा था। लेकिन पाटलिपुत्र के राजा था, धन के बदले बौद्ध ग्रंथ और अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त हुआ था। इससे कनिष्क अत्यंत प्रसन्न हुआ था। कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया। उस समय बौद्ध में कई मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म के प्रमाणिक ग्रंथों की सुव्यवस्था से कराने के उद्देश्य से यह संगति बुलाए गए थे। इस संगति में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। यानी कि बौद्ध के लिए एक बहुत अलग अलग मतभेद था बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो 500 भिक्षुओं को एक साथ बुलाया गया था और बौद्ध के लिए एक प्रमाणिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था। यहीं से इस संगति में बौद्ध त्रिपाठकों के प्रमाणिक पाठ तैयार किया गया था। उन पर महाविभाषा नामक से एक ग्रंथ रचना की गई थी और मुख्य उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म को मान्यता देना। शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले कनिष्क के समय ही हुआ था। इस संगति में अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र जैसे विद्वान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तारनाथ के अनुसार इस संगति में 18 बौद्ध संप्रदाय के मतभेद को समाप्त कर दिया था और उसने सामंजस्य स्थापित किया। इसके बाद से ही बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। सबसे पहले हीनयान और दूसरा तो महायान। अशोक की तरह कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का अनुयायी और प्रचारक था। यानी कि अशोक जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, उसी प्रकार से कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। उसने बौद्ध धर्म को अपने ही राज्य में नहीं बल्कि राज्य के सीमाओं के बाहर भी फैलाने का प्रयास किया। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में आसपास के क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए विशेष प्रयास किया था। यानी जो कनिष्क था अपने ही राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। साहित्य प्रगति। कनिष्क का शासनकाल साहित्य दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माना जाता है।
वह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, यानी उसने कला और साहित्य का बचाए हुए रखा था। उसके दरबार में अनेक विद्वान थे, कवि थे और दार्शनिक भी रहते थे, जिन्हें सांस्कृतिक और बौद्ध साहित्य को नई दिशा दी। अशोक घोष कनिष्क के समय सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने बुद्धचरित और सौंदर्यानंद जैसे महान कवियों का रचना की, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन और उसके उपदेशों का सुंदर वर्णन भी मिलता है। अब जानते हैं महान निर्माता के रूप में कनिष्क का क्या योगदान था। कनिष्क एक महान निर्माता भी था। उसने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार किए, वहाँ के लिए अनेक स्तूप बनवाए, विहार और चैत्य बनवाए। चैत्य कहने का मतलब बौद्ध धर्म का मंदिर, एक तरह से जहाँ बौद्ध धर्म एक जगह एकजुट रहते हैं। पुरुषपुर में उसने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, जो अपने समय का अद्भुत स्थापत्य उदाहरण माना जाता है। उसके शासनकाल में गांधार कला शैली का विशेष विकास हुआ। इस कला शैली में पहली बार भगवान बुद्ध का मानव रूप से मूर्तियां बनाई गई, यानी कि एक मानव के जैसा दिखने वाला बौद्ध का मूर्तियां बनाई गई थी। इसके साथ ही मथुरा कला शैली का भी विकास हुआ, जिसमें लाल पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। तक्षशिला पुरुषपुर में मथुरा जैसे नगर को कला और शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने रहे। कहा जाता है कि 5वीं से 10वीं शताब्दी तक तक्षशिला बौद्ध का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस प्रकार कनिष्क के समय में स्थापत्य और मूर्तिकला ने उच्च शिखर को छुआ। व्यापारिक प्रगति। कनिष्क के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कनिष्क के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत और रोम के बीच समुद्री स्थलों के माध्यम से व्यापार होता था। भारतीय मसाले, रेशम, हाथी के दांत और कीमती वस्तुएं रोम भेजी जाती थी, जबकि रोम से बड़ी मात्रा में सोना भारत आता था। इतिहासकारों के अनुसार रोमन लेखक ने भी यह स्वीकार किया करते थे कि विलासिता की वस्तुओं के कारण, यानी कि हाथी दांत, मसाले, ये सभी कीमती दांत के बदले रोम से जो भारत में सोना आ रहा था, जिससे कि रोम की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कनिष्क ने सुरक्षित व्यापारिक मार्गों को सुव्यवस्थित प्रशासन के माध्यम से व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापारिक प्रगति के कारण नगरों का विकास हुआ, वहाँ की आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इससे राज्य के आय में भी वृद्धि हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी संभव हुआ। निष्कर्ष। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कनिष्क केवल एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासन और धर्म संरक्षक और सांस्कृतिक उत्थानकर्ता भी थे। उनके शासनकाल में साहित्य कला, स्थापत्य कला और व्यापार सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई, यानी कि बहुत अधिक प्रगति हुई। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कनिष्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसलिए इतिहासकारों ने कनिष्क को एक कुषाण वंश का महानतम शासक माना जाता है।